सभी बच्चे ध्यान देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज अंतिम वीडियो है जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी, हम इनके बारे में आज बताएंगे। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में आपको जानना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जितने भी भयंकर बीमारियां हैं उसमें बहुत सी जो बीमारियां हैं वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी के अंतर्गत आती हैं, जैसे जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडोमियसिस, हेपेटाइटिस, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, मोनिएसिस, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इनके तहत आती हैं। और ये बीमारी बहुत ही डेंजरस होती है। अगर हम इनको प्रारंभ में ध्यान न दें तो ये जानलेवा हो जाती है। प्रायः किशोरावस्था जैसे आप लोगों में इन बीमारियों के चांसेस अधिक होते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस और जेनाइटल हर्पिस और एड्स, ये तीन बीमारियां अगर ये प्रारंभ में जानकारी नहीं आई तो फिर ये काफ़ी भयावह स्थिति पैदा करती हैं और ये विभिन्न प्रकार के अपने जो प्रभाव है उसमें ये काफ़ी हद तक नुकसानदायक होती हैं। इन बीमारियों में सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो इसमें जैसे ईचिंग, लिक्विड फ्लोइंग जैसी शिकायत आती है। इन बीमारियों के चलते एबॉर्शन भी हो जाते हैं। बच्चे जो फोइटस हैं वो यूट्रस में ही डेथ हो जाती है और तमाम प्रकार के एबनॉर्मेलिटीज़ भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अगर ये कहा जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में प्राथमिक जानकारी रखना आवश्यक होता है। और इन बीमारियों को कैसे हम बच सकें तो अवॉइड द सेक्स विथ अनदर पर्सन। हम किसी भी प्रकार का कोइटस अपरिचित से न करें और किसी भी प्रकार से हम इंजेक्टेड निडल का भी प्रयोग न करें,
दूसरों के शरीर में जो इंजेक्शन लगा हो उस नीडल का हम प्रयोग न करें। और हमेशा अपने को ये स्वस्थ बनाए रखने की ये आवश्यकता होती है। इसके बाद एक प्रकरण आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, इसमें बहुत अधिक अब इसका जानकारी हो चुका है और 3 महीने के बाद प्रायः लोग जान जाते हैं कि फोइटस में जो बच्चा गर्भ में है उसमें जो उसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसकी जानकारी हो जाती है कि बच्चा फीमेल है कि मेल है। ऐसे में लोग एबार्शन करा देते हैं। हालांकि एबार्शन 3 महीने के बाद डेंजरस हो जाता है। 3 महीने तक है तो सफल होता है और 3 महीने पर ही सेक्सुअलिटी क्लियर हो जाती है। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और फोइटिसाइड की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ कानून भी बना दिए हैं और उसमें इन्होंने कुछ केस में EMTP को अलाउ भी किया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आवश्यक है और उन्हें वो इजाज़त मिलती है एबार्शन कराने की। तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे रेप का केस है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है या अनप्रोटेक्टेड कोइटस के कारण भी प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर कम ड्यूरेशन पर ही सेकेंड या अदर चाइल्ड या फोइटस जब यूट्रस में आ जाता है, किसी बीमारी में उस फेटस को समाप्त करना ज़रूरी है, अन्यथा की स्थिति में मदर और फोइटस दोनों के लिए हानिकारक है। तो इन सब परिस्थितियों में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की इजाज़त भी हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हुआ है। इसके बाद लास्ट प्रकरण है इस चैप्टर का इनफर्टिलिटी। देखिए, इनफर्टिलिटी आप आसपास में भी देखे होंगे, बहुत से ऐसे कपुल्ड पाए जाते हैं, दाम्पत्य पाए जाते हैं जिनके पास कोई बच्चे नहीं होते और ऐसे केस में महिलाओं को ही प्राय दोषी बनाया जाता है कि महिलाएं दोषी हैं, इनमें प्रेग्नेंट होने की क्षमता नहीं है। तो ये मिथ्या है, ये गलत है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में अब ये जानकारी हुआ है कि पुरुष और महिला दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हुई है जिनके माध्यम से हम ऐसे कपुल्ड को आर्टिफिशियली हम प्रेग्नेंट होने या सांसारिक पारिवारिक सुख को प्राप्त कराने में समर्थ हो चुके हैं। इसमें आपको ये जानना है कि आर्टिफिशियल तरीके में आपने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आजकल बड़े तेज़ी से फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों लेकर के लेबोरेटरी में सेम कल्चर और कंडीशन प्रदान करके फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। और उस फर्टिलाइज्ड एग को, जिनको हम जाइगोट कहते हैं, अब जाइगोट को 2 कंडीशन में महिला के यूट्रस में प्रवेश कराया जाता है। एक कंडीशन तो ये है कि अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोम ईयर तक है तो उसको जब हम महिला के फैलोपियन ट्यूब में जब हम प्रवेश कराते हैं तो इसे कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और 8 ब्लास्टोम ईयर तक के एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करके फिर उस महिला में प्रेगनेंसी की स्थिति हो जाती है और फिर वे सामान्य चाइल्ड को बर्थ देती है। दूसरा एक कंडीशन है, जब जाइगोट 8 ब्लास्टोम ईयर से जब अधिक हो जाता है तो उस समय जब हम जाइगोट को यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र में ये डिफरेंस है। कभी कभी इन विवो फर्टिलाइजेशन भी संभव है, उसे भी इन विवो फर्टिलाइजेशन में भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। माने जो महिलाएं अपने हस्बैंड से फर्टिलाइज्ड होती हैं, उनके अंदर ओवम जाइगोट बन जाते हैं, लेकिन वह उसे पालने में एवॉइड करना चाहती हैं कि हम जन्म नहीं देना चाहते बच्चे को, तो उनके इस जाइगोट को बाहर करके फिर दूसरी मदर के अंदर उनके यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है। तो इस तरह से इन्हें इन विवो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र कहते हैं। इनके अलावा कभी कभी कुछ महिलाओं में ओवम नहीं बनते, उन महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में दूसरी महिला का ओवम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो महिला स्वयं अपने हस्बैंड के स्पर्म से वह फर्टिलाइज हो जाती हैं, उनके ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर वो जाइगोट बन करके फिर उनका डेवलपमेंट हो जाता है। अंतर ये होता है कि स्पर्म तो उन्हीं के हस्बैंड का है लेकिन ओवम दूसरी महिला का है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कहते हैं जाइगोट न कह करके हम गैमीट कहते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो इसे हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इस तरह से भी ये केस होते हैं। और आजकल अब एक नया सिस्टम और टेक्निक बढ़ गई है, साइटोप्लाज्मिक इंट्रा स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंट्रा इंजेक्शन। माने इसमें क्या करते हैं कि
साइटोप्लाज्मिक इंट्रास्पर्म इंजेक्शन। इसमें टेस्ट ट्यूब में ओवम लेकर स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से उस ओवम में प्रवेश कराना। तो साइटोप्लाज्मिक इंट्रा स्पर्म इंजेक्शन कराते हैं। वो साइटोप्लाज्म ओवम का होता है, उसमें हम स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं, फिर वो जाइगोट बन जाता है। तो इस तरह से ये तमाम टेक्निक डेवलप हुए हैं जिनके माध्यम से अब ऐसे कपल भी संतान सुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।